अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपकी मेज़बान समीना रमज़ान। आज की खबर ये है कि वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होंगे, पेश होंगे। आज उनकी फिर से पेशी है। एक वज़ीर आज़म पहले ही घर जा चुके हैं, दूसरे वज़ीर आज़म पेशियां भुगत रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का इसरार है कि स्विस हुक्काम को खत लिखा जाए, केसेस खुलवाए जाएं, जबकि हुकूमत का अभी तक इनकार ही इनकार है। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा था कि कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। होगा क्या? आज फिर सुप्रीम कोर्ट में पेशी होगी वज़ीर आज़म की, तो क्या उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी या फिर मामला फिर इल्तिवा का शिकार हो जाएगा? कुछ लोग हुकूमत को निशाना बना रहे हैं तनकीद का, तो कुछ उंगलियां उठा रहे हैं अदलिया पर। इन तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। आज का हमारा सवाल भी इसी मौजू से जुड़ा है और आप भी इस पर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। सवाल हमारा ये है कि आप क्या समझते हैं, सियासतदान और अदलिया क्या इस मसले का हल निकालना चाहते हैं या नहीं? आप इस मामले पर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, हमें फेसबुक पर मैसेज करके, बराह रास्त फ़ोन कॉल के जरिए प्रोग्राम में शिरकत करके, और हम अपने मेहमानों से भी आज इसी बारे में बात करेंगे। मेहमान तो अब हमारे ये नहीं है, मेज़बान है। हमारे साथ प्रोग्राम में रोज़ शरीक होते हैं। सईद काजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमारे साथ इसके साथ साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब। तो इन दोनों से हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर होने क्या जा रहा है, ये कश्मकश कब तक जारी रहेगी और कब तक हम इसी तनाव का शिकार रहेंगे और असल कहानी कहीं कुछ और तो नहीं। इन तमाम बातों पर आज बात करेंगे, लेकिन पहले तो हमने आपको सवाल बता दिया है, आप इस पर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। लेकिन साथ ही हम पहले ये भी पूछ लेते हैं अपने दोनों पार्टिसिपेंट से कि आज उनके पास क्या स्टोरीज हैं हमारे लिए। तो पहले सईद काजी साहब आप बताइए कि स्टोरीज क्या हैं आज। समीना, एक तो मैं बात तो टारगेट किलिंग की है और फिगर्स हैं, मगर बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हम फिगर्स देते हैं तो ये फिगर्स नहीं कभी इंसान थे, जो अब आदाद शुमार में बदल जाते हैं। 2000 में इतने बंदे मर गए, 2002 में इतने। तो उसमें से एक बच्ची की कहानी मैंने देखी जिसने अपने बाप को अपने सामने निशाना बनते देखा और उस पर क्या गुजरी। इस कहानी को मैं इब्तिदान टेकअप करूँगा। और फ्लड्स 3-4 हज़ार गाँव इनंडेट हो गए हैं, 70,000 मकान भी डैमेज हुए हैं, बेआसरा हो गए लाखों लोग। उनकी कहानी बयान करेंगे। और फिर कल बहुत खौफनाक अटैक किया तालिबान ने नेटो फोर्सेस पे। ये सारी जंग की तारीख में इतना बड़ा अटैक नहीं आया। 6 हैरियर जो हैं बड़े, उनके जो नेटो के लड़ाका तैयारे हैं, उन्हें तबाह किया गया। और यह भी पता चला 2 को नुकसान हुआ। और प्रिंस हैरी भी यहीं पे पोस्टेड हैं जहाँ पे ये अटैक हुआ है। और आखिर में रहमान मलिक साहब की बात करेंगे कि वो एक हाइड एंड सीक समी साहब कल हुआ। रहमान मलिक साहब की आप खबरें बड़ी चुन के लाते हैं। नहीं, वो बस कुछ बड़ी मोहब्बत है इनको रहमान मलिक साहब से। वो भी हमारे बड़े अहम माशाल्लाह, पूरा इस मुल्क का जो तहफ़्फ़ुज़ वो कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी है उनके। तो वो उनके खिलाफ एक प्ली नकवी साहब लेके आए थे डुअल नेशनैलिटी की। तो उन्हें पता चला कि कोर्ट में ही एक जो पुलिस वाले उनका वारंट लेके आ गए और उन्होंने बाथरूम में घुस के कुछ अपनी जान बचाने की कोशिश की। तो ये क्या हुआ था ये देखेंगे। ठीक है, तो समी साहब आप क्या आज लाए हैं हमारे जी समीना, मैं आज बात करूंगा यूट्यूब की। वो जो गुस्ताखाना फिल्म आई है यूट्यूब पर और उसने पूरी इस्लामी दुनिया में एक आग लगा दी है। एक बड़ी हिपोक्रेसी आज इस पर हम बात करेंगे यूट्यूब के सामने आई है कि उन्होंने इंडिया में, लीबिया में और इजिप्ट में तो इस पर पाबंदी लगा दी है, यानी इसको उतार लिया यूट्यूब से, ये कहकर कि वहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं और मुसलमान बड़े खफा हैं। लेकिन पाकिस्तान में नहीं उतारी उन्होंने, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म को, गवर्नमेंट को ये फैसला करना पड़ा कि यूट्यूब पूरी बंद कर दें। अब उससे एक तो इनकी यूट्यूब की हिपोक्रेसी जो सामने आई उस पर बात करेंगे और फिर उससे बहुत सारा नुकसान भी यकीनन हुआ है, क्योंकि यूट्यूब पर कुछ अच्छा मवाद भी होता है। दूसरी खबर मैंने चुनी है लाहौर से। काई साहब, पंजाब फूड अथॉरिटी बनाई गई थी मामलात को बेहतर करने के लिए, लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी के पास कोई लेबॉरेटरी नहीं है। जुलाई में उन्होंने कुछ 300 सैंपल लिए थे कि जो लोगों को खाने पीने की चीज़ें मार्केट में मिल रही हैं वो उनकी क्या उनका मेयार है। तो वो वहीं पर पड़ी हुई हैं सिटी डिस्ट्रिक्ट फूड लैब में, क्योंकि उनका ये कहना है कि अभी तक टर्म्स और जो रेफरेंसेस हैं वो तय नहीं किए गए, इसलिए हम इनको अभी टेस्ट नहीं कर सकते। जुलाई से ये नमूने वहाँ पर पड़े हैं। तो गुज़श्ता 2-3 महीनों से जो भी सामान आप लाहौर मार्केट्स में ले रहे हैं, कुछ पता नहीं उसका क्या म्यार है, क्योंकि उसको जांचने का कोई भी इस वक्त तरीका नहीं है। फिर एक ख़बर ख़ास तौर पर सहाफ़ियों के लिए, वैसे तो पाकिस्तान एक बड़ा मुश्किल मुल्क है। गुज़श्ता 6 साल में यहाँ पे 41 जर्नलिस्ट जो हैं वो मारे जा चुके हैं, लेकिन कोयटा से जो इत्तला है वहाँ के सहाफ़ियों के लिए काजी साहब एक बड़ा अलमिया है, या गोली खाओ या जेल जाओ। इस पर बात करेंगे कि गोली कौन मारना चाहता है और जेल कौन भेजना चाहता है।
ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरीज आज हैं दोनों हमारे पार्टिसिपेंट्स के पास। इन तमाम स्टोरीज पर हम खुलकर डिस्कशन करेंगे, खुलकर बात होगी। और जो हमारा मेन आज का मौजू है वो तो आपको मालूम ही है कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान जो सूरत हाल है कशमकश की, उसका क्या नतीजा निकलेगा, इसी पर भी हम आज बात करेंगे। और बात का आगाज़ हम यहीं से करेंगे और चौधरी सगीर हमारे नुमाइंदे हमें सुप्रीम कोर्ट के बाहर से ज्वाइन करेंगे और हम देखेंगे कि वहाँ पर माहौल क्या है। ये सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और हम चलते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट। चौधरी सगीर हमारे नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चौधरी सगीर, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर बाद। आप ये बताइए कि कोई अंदर की इत्तला है, आज पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है, क्या मौक़िफ़ होगा उसका अदालत में? समीना, बिल्कुल आज बहुत तारीखी दिन है, चूँकि वही माहौल है, वही सिक्योरिटी है, वही सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन वज़ीर आज़म जो हैं वो राजा परवेज़ अशरफ होंगे इस मरतबा। और आज देखना ये होगा कि क्या फ़ैसला आता है, क्या इस पुराने फ़ैसले को ही दोहराया जाता है। पीपल्स पार्टी का हमने जहाँ तक आपने जिक्र किया, तो अभी पीपल्स पार्टी का तो कोई कारकुन यहाँ पर हमने नहीं देखा और ना ही कोई इस किस्म की एक्टिविटी देखी गई है। अलबत्ता यहाँ पर अगर सिक्योरिटी के हवाले से जायज़ा लिया जाए सिक्योरिटी का, तो सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। गुज़श्ता समात पर भी सिक्योरिटी जो है वो बहुत सख्त की गई थी और इस मरतबा भी सिक्योरिटी एहलकार जो हैं 2000 से ज़ायद एहलकार इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अतराफ और रेड जोन में तैनात किए गए हैं। जो 4 SP हैं वो इनकी निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा 8 SDPOs हैं और IG बिनियामीन खुद बराह रास्त जो है वो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। ये पूरी सिक्योरिटी के 17 नाके लगाए गए हैं पूरे रेड जोन में, खुसूसी पास जारी किए गए हैं। 11 बजे तक जो है वो यहाँ पर किसी को भी दाखिले की इजाज़त नहीं है, कोई गाड़ी यहाँ पर नहीं आ सकती। खुसूसी कैमरे लगाए गए हैं और मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा ये तो बाहर जो सिक्योरिटी है वो तो सब ठीक है, लेकिन अंदर से खुद को सिक्योर करने के लिए पीपल्स पार्टी क्या करने वाली है, कुछ इसकी भी इत्तला दें। और कौन कौन आज साथ आएगा? इत्तेहादी जमातें साथ ही हैं उनके? जी बिल्कुल, चूंकि गुज़श्ता हमने देखा समात पे इत्तेहादी जमातें जो थी वो राजा परवेज़ अशरफ के साथ थी, उनके जो कारकुनान भी थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। अभी तक जो है सूरत ये है कि 8 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन हमें दिखाई नहीं दिया। सिर्फ वज़ीर आज़म का सिर्फ सिक्योरिटी का जो अमला है वही यहाँ पर पहुँचा है। तो यह कहा यह जा रहा है कि वफाकी वज़रा भी उनके साथ होंगे और इत्तेहादी जमातें जो हैं वो भी उनके साथ होंगी और इसके अलावा कारकुन जो हैं वो भी कुछ यहाँ तक पहुँचने में कामयाब होंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पर किसी को नारेबाजी या इस तरह की हलटबाजी की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक अपना तकद्दस भी है और कहा यह गया है कि अभी जो वर्कर्स हैं उनको भी यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं, चूंकि खुसूसी पासेस जारी होते हैं और पासेस के बगैर तो एंट्री नामुमकिन है यहाँ पर रेड जोन में। अच्छा, ये भी बताइए चौधरी सगीर, आज कार्रवाई क्या हो सकती है? ये भी कहा जा रहा है कि अगर आज राजा परवेज़ अशरफ साहब कहते हैं कि जी हम खत नहीं लिख रहे हैं तो फर्द जुर्म पे आयद हो सकती है, तो ऐसी कार्रवाई हो सकती है आज? जी बिल्कुल, चूंकि ये उनके पास आज हो सकता है कि आखिरी ऑप्शन हो। अगर ख़त लिखने का जो उन्होंने इनकार कर दिया और ख़त के हवाले से उनका ये जो मौक़िफ़ है वो सामने आ गया कि वो ख़त नहीं लिखा गया, जो अदालत की जानिब से एक हुक्म जारी किया गया था कि स्विस हुकाम को ख़त लिखा जाए। अगर ख़त नहीं लिखा जाएगा तो फिर वही प्रैक्टिस जो है वो दोहराई जा सकती है। आईनी माहिरीन जो है उनका भी यही कहना है और तवक्का भी ये की जा रही है कि अगर जो है हुकूमत की जानिब से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर वही जो है वो तारीख दोहराई जाएगी जो सबक जो वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी उनके साथ हुआ था। उनको आधे मिनट के लिए जो है वो सज़ा दी गई, लेकिन जो है वो अपने ओहदे से बरतरफ हो गए थे। तो यही प्रैक्टिस दोहराई जा सकती है, लेकिन अभी तक जो है इस हवाले से कुछ भी कहना कब्ल वक्त होगा। ये भी मुमकिन है कि आज फिर एडजर्न मांग लिया जाए और अदालत जो है वो एडजर्न भी दे सकती है, लेकिन ये सारी बातें जो हैं वो 9:30 बजे के बाद सामने आ सकती हैं। अच्छा, मैं एक और जो इशू है उस पर आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, अगर कोई आप हमें अपडेट दे सकें। वो जो रहमान मलिक साहब के खिलाफ एक बंदे ने दरख्वास्त दी और फिर वो डर के मारे सुप्रीम कोर्ट से ही नहीं निकला, और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास?
जी जी बिल्कुल, हमने रात को भी खुसूसी तौर पर ये इस हवाले से एक प्रोग्राम भी किया था और इसकी फुटेजेस भी दिखाई थी कि ये जो महमूद अख्तर नकवी नामी रेड पिटिशनर है, जिसने दोहरी शरीयत के हवाले से रहमान मलिक के खिलाफ दरख्वास्त भी दे रखी है और कल दलाइल देने के लिए ये यहाँ पर मौजूद थे, कराची से आए थे और सिंध पुलिस की जानिब से अभी तक उनकी गिरफ्तारी के हवाले से तो कोई पेशरफ्त नहीं हुई, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये मफरूर है 2 मुकदमात में और ये रात से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में छुपे हुए हैं। पहले ये रात 8 बजे तक तो सुप्रीम कोर्ट के अहाते में पाए गए थे, इसके बाद ये कहा गया ये मस्जिद में छुप गए हैं और बाथरूम में भी छुपने की इतलात थी और ये भी कहा गया कि किसी ने इनको खाना भी पहुंचाया। तो अभी तक जो है रात तक तो और सुबह तक जो हमारी बात हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के अहाते में ही थे, क्योंकि चीफ जस्टिस साफ तौर पर उन्हें कह चुके थे कि वो इस हवाले से उनकी कोई मदद नहीं करेंगे और ना ही अब उनके मजीद दलाइल की जरूरत है। तो उस पर उन्होंने जो है आज सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलने की बजाय वहीं पर जो है वो पनाह ले ली। तो सिंध पुलिस अभी मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के बाहर उनको गिरफ्तार करने के लिए, वो भी फिर वहीं पे वैगनों में सोई है। जी बिल्कुल, रात से मौजूद है। अगर फुटेजेस दिखा सकें जो हमने कुछ देर पहले बनाई थी तो वो बिल्कुल अपना जो मोबाइल है वहीं पर वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही उन्होंने रात सारे वो वहां पर पहरा भी दिया है और वहीं पर तैनात भी रही है और इसके अलावा मुकामी पुलिस जो है थाना सेक्रेटरीट की वो भी उनके साथ ताउन कर रही है। लेकिन अभी देखना यह है चूंकि रात भर जो है वो बम डिस्पोजल स्क्वाड ने पूरी इमारत की तलाशी भी ली है, तो सवाल ये पैदा होता है सिक्योरिटी इदारों की जानब से कि आया वो एक शख्स है वो कहाँ छुप सकता है। और ये पहला वाकया अपनी नौयत का कि गिरफ्तारी के डर से या खौफ से एक शख्स जो है वो रेड पिटिशनर भी है और उसके खिलाफ चार्जेस भी हैं, दामी वारंट है, गिरफ्तारी जारी हुए हैं कराची की सिविल अदालत से उसके खिलाफ और वो अभी तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। हो सकता है कि अब वो मंजर यहाँ पर आए, लेकिन पुलिस का कहना है कि जो ही वो बाहर आएगा तो उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो सिंध पुलिस जो है उसको कोई कामयाबी नहीं हुई। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका चौधरी सगीर, आप वहां पर मौजूद रहिए। आज तो आपसे अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। मेरा ख्याल है पहले जो हमारा मेन टॉपिक है उसी हवाले से बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर ये जो दूसरा मामला है, बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है, उस पर भी बात कर लेंगे। काजी साहब आपकी जाने मांगूंगी पहले कि ये क्या बड़ा होगा आज क्या होने जा रहा है? पहले तो मैं ये बता दूं, उनका ये बड़ा तारीखी दिन है और जाहिर है आज 18 तारीख है, तो हर दिन एक तारीखी दिन होता है क्योंकि उसकी एक तारीख होती है। सही है, तो इस हवाले से ये तारीखी है, वरना पता नहीं उनको 2.5 सेकंड की सजा होती है या 30 सेकंड की होती है, कौम को 62 साल से सजा हो रही है। इस सारी इस एक्टिविटी में सैलाब के बायस लाखों लोग आसमान के तले हैं। 4 दिन पहले 250 लोग हमने जला के खाकिस्तर कर दिए और फिर हम नौहे पढ़ते रहे। ये तमाम इश्यूज जो हैं हम बुरी तरह इग्नोर करते हैं और एक कुछ कहानियां ऐसी हैं जो चलती जा रही हैं। कोई नतीजा उनका क्या निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये नतीजा कहीं 2013 तक तो बड़ी अजीम चीजें, यकीनन ये बहुत अजीम चीजें और बहुत बड़े वाकयात हो सकते हैं, मगर ये भी छोटे छोटे जो वाकयात हो रहे हैं ना, जो छोटे छोटे लोगों की जिंदगी में हो रहे हैं, उनकी जो बर्बादी है, तो मैं समझता हूँ आज देखते हैं क्या होता है। ये किस तरफ लगता है, एक तरफ अदलिया है, एक तरफ एग्जीक्यूटिव है, जो भी करेंगे वो करेंगे। जिस तरह वो बेचारे शेयर नहीं करना था जंगल में, एक जो बेचारा गुजर रहा था आदमी, तो हम तो कुछ वैसे एक हल्के की बड़ी ये स्ट्रांग ओपिनियन है कि 2013 तक ये सब ऐसे ही चलेगा और बस कुछ भी नहीं बनेगा और मजीद, मतलब अच्छा क्या बनेगा? सब अपना अपना टाइम पूरा करेंगे। मैं अर्ज करता हूँ कि क्या इसके अल्टीमेटली इसमें क्या आप पॉसिबिलिटी सोच लेना, प्राइम मिनिस्टर साहब चले जाएंगे, गिलानी साहब भी चले गए थे कि तो सूरज तो कभी मगरब से नहीं निकला, मशरक से ही आया ना। उसके बाद क्या हुआ, ये रहें ना रहें अल्लाह करे, हम तो हमारे तो खैर हमारे तो इलाके के ग्राएं भी हैं, लेकिन क्या इससे फर्क पड़ेगा? आप तो खाना भी खा चुके हैं, अब वो खत लिख देंगे या नहीं लिख देंगे तो फिर क्या 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 तब्दीली, को मौसमियाती तब्दीली आ जाएगी, क्या हो जाएगा? मतलब इसको हमें ये देखना चाहिए कि हम जिन ग्रेव हमारे पास अदायगियों के तबादन का इशू आ रहा है, $6 बिलियन, $5.6 बिलियन हमने इस फाइनेंशियल ईयर के लैप्स होने से पहले IMF और वर्ल्ड बैंक का देना है। कहा जा रहा है कि $10 बिलियन तक से गिर जाएगा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है। मेहमत इश्यूज है और बहुत बड़े एग्जिस्टेंशियल इशू हैं, बका से जुड़े हुए हमारे मामला हैं। तो मैं कहता हूं कि इसको भी करें, ये भी बहुत अहम है, यकीनन बहुत अहम होगा जिस तरह हमारे रियासत के अंदर, तो ये भी बहुत सारे इश्यूज हैं। कितना अहम है सनी साहब, कितना अहम है? अब तो बहुत अहम बन गया है, इसलिए अहम बन गया है कि पूरी की पूरी जो रियासत है उसकी तवज्जो इसी पे मरकूज है और पूरी की पूरी अदलिया अगर आप देखें तो जो सबसे बड़े बड़े रोजाना जो डिसीजन आते हैं ना, जो अखबारों में, अदालत का इजहार बरहमी, जज साहब ने कहा है मैं ये उल्टा टांग दूंगा, मैं ये फड़का दूंगा। फिर एक चीज जो सामने आई है ना, सवाए जजों की इज्जत के अदलिया के नजदीक इससे बड़ा कोई अहम इशू ही नहीं है। तौहीन अदालत, नैब है तौहीन अदालत, कोई SP आया है तौहीन अदालत,
कोई सेक्रेटरी आया तौहीन अदालत, कोई सियासतदान आया तौहीन अदालत। भाई ये अदालत की जो तौहीन, देखिए नहीं, बात अदालत हमेशा अपने फैसलों से रिस्पेक्ट अर्न करती है या अपने फैसलों से अपने लिए बुरा नाम कमाती है। मैं ये समझता हूं कि एग्जेक्टिव ने जब ये फैसला किया कि हमने खत नहीं लिखना, तो एक इशू था जो सदारती इस्तिस्ना का था, आर्टिकल 248। अगर किसी वजह से गवर्नमेंट ने उस पर बात नहीं की, उनकी हिकमत अमली थी या बुरी हिकमत अमली भी हम एक सेकंड मान लेते हैं वो थी, तो अदालत का काम यह था कि उस मामले को वंस फॉर ऑल वो सेटल कर दें। हर मामले पर आज खुद नोटिस लिया चीफ जस्टिस साहब ने, कराची पर लिया, तेल की कीमत पर लिया, दुनिया का, पाकिस्तान का कोई इशू नहीं है कि जानबूझ के ये लिया गया ताकि इस चीज को खत्म किया जाए। अब ये जो आपका सवाल है ना, जिसकी तरफ मैं आना चाहता हूं, सवाल ये है कि क्या अदलिया और सियासतदान इस मामले से निकलना चाहते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नहीं निकलना चाहते, इसलिए कि पीपल्स पार्टी जो है उसने अपनी एक राह मुतय्यन कर ली है। वो ये कहते हैं जी ये सदारती इस्तिस्ना है आइन के तहत, हम तो इस पर कोई भी अब खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। अदालत को चाहिए था कि वो इस मामले पर एक रूलिंग दे देती, अदालत अपने मुआवन मुकर्रर करके इस पर राय ले लेती और कौम को इस हजान से निकाल देती। सही कहा काजी साहब ने, लोग मर रहे हैं, आसमान के नीचे पड़े हुए हैं, फ्लड से मर रहे हैं, देखें आतिशदगी से मर रहे हैं, कीमतें देखें कहां चली गई हैं। लेकिन क्या सारा दिन आज मीडिया भी, हर चीज, वजीर आजम, अदलिया, चीफ जस्टिस, जजेस। अच्छा, अब जजेस का प्रॉब्लम यह आ गया कि वो समझते हैं सिर्फ हम इज्जतदार हैं, बाकी ना कोई सियासतदान इज्जतदार है, ना कोई अवाम इज्जतदार है, कोई भी इज्जतदार नहीं। जजेस भी हैं, एग्जीक्यूटिव भी है, अवाम की पता नहीं इज्जत हमारी नजरों में है या नहीं है। देखें ना, बात सुने, जजेस की तो उन्होंने कहानी सुना दी। 5 साल से ये हुकूमत में अवामी हुकूमत बैठी हुई है, इन्होंने क्या असर किया लोगों का, क्या डिलीवर किया इन्होंने? क्या प्राइसेस के मामले में देख लें, 106-7 रुपए का पेट्रोल हम बेच रहे हैं, बिजली की कीमतें आप देख लें, बिजली कहां पे है, बिजली नहीं है, कोई एक क्राइसिस इन्होंने इशू किया। अब ये भी जो है ना, ये जो एग्जीक्यूटिव है ना हमारी, ये भी सुप्रीम कोर्ट के पीछे पनाह ना ले कि जी सुप्रीम कोर्ट ने, हम देखे ना, हमने कुछ आपको अदनान खाजे के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने रोका था, आप जो बाकी जो खालिद मोमीन आफ्ताब का जो केस था वो उसको आपने एक अरसे से एंटी करप्शन के जज वहां पे नहीं लगाए कराची में, ताकि ये इन लोगों के मुकदमे, आपने क्या किया? ये मतलब ये है कि ये वेरी सॉरी ये बात इनकी सही है, लेकिन इसमें मैं एक बात कहता हूँ, सियासतदान का एहतसाब तो इलेक्शन में भी हो जाएगा, मीडिया भी रोजाना करता है, लेकिन जजेस का एहतसाब नहीं हो सकता। उनके खिलाफ अगर आप इल्जाम लगाते हैं तो इल्जाम की समाअत भी उन्होंने करनी है। अगर उनके किसी बच्चे बड़े के ऊपर कहा जाता है कि जी इन्होंने ये काम किया, तो वो कहते हैं ये तो आपने अदलिया पर हमला किया। किसी का ये एहतसाब नहीं होगा जी। मुझे ये बताएं 62 बरसों में कौन सी बिग फिश पकड़ी गई? चाहे अगर जुडिशरी में किसी ने या किसी ने कोई आज तक पकड़ा गया। अब इंतखाब क्या होता है यार, जो उसमें क्या लोग किसी का इंतखाब होगा? एक आदमी हार जाएगा ना, ज्यादा से ज्यादा हार के घर बैठ जाएगा, वो पैसे खाता रहेगा जो उसने हलाल की कमाई खाई है, अगले साल फिर इलेक्शन में आ जाएगा। तो एहतसाब क्या हुआ? एहतसाब तो यह कि अगर आपने 2 नंबर तरीके से कोई भी काम किया है तो यू शुड बी पुट टू दी। इसमें कल इमरान खान साहब ने तकरीर की डेरा गाजी खान में, मैं सुन रहा था, वो कुछ एक उनके सामने हजूम था नौजवानों का, डेरा गाजी खान में थे जो लगारियों की और घोसों की जगह है। उन्होंने कहा कि ये जो तुम नौजवान हो, ये फैसला कर लो कि अब तुमने इलेक्शन लड़ना है, अब तुमने सिर्फ वोट नहीं डालना, अब तुमने इलेक्शन लड़ना है। ये है चीज जो हमारी आवाम को, अगर वो करेंगे तो इन चीजों से तमाम से निजात हासिल कॉलर हमारे साथ, हमसे बात करते हैं। जावेद साहब हैं जी अमेरिका से, क्या कहना चाहते हैं जावेद साहब? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेन इशू खत लिखने का नहीं है, खत, क्योंकि पैसे तो उधर है ही नहीं है, पैसे तो कब के निकल चुके हुए हैं। मेन इशू ये है कि अगर उन्होंने खत लिखा तो जो स्विस गवर्नमेंट है वो इंक्वायरी शुरू कर देगी, ये पैसा गया कहाँ और किसके नाम का पैसा था और किधर गया, ये इन्वेस्टिगेशन शुरू। इसलिए जरदारी साहब इसको खत नहीं लिखने दे रहे। इशू पैसे का नहीं है, क्योंकि पैसे तो है ही नहीं है उधर। अच्छा जी, शुक्रिया जी, चलिए शुक्रिया आपका जावेद साहब। ये कह रहे हैं जी पैसे का तो इशू ही नहीं है, लेकिन इशू फिर है क्या, इस पर हम बात करते हैं, लेकिन छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। पहले नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, इसी पर हम बात कर रहे हैं। काजी साहब मुझे ये बताइए कि आज जब वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलेंगे तो क्या वो मुल्जिम की हैसियत से बाहर निकलेंगे? आपकी क्या अंदर की इत्तिलात बताएं? हैं यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त साफी जो कि साफत को एक पेशन गोई
का पेशा समझते हैं और जो मुस्तकबिल में रूनुमा होने वाले वाक़यात की पेशगी और गलत इतला देते रहे हैं, इस सिलसिले में मैं तो नहीं बताऊँगा कि उनसे क्या होगा, मगर मैं ये पर्सपेक्टिव आपको ज़रूर दे सकता हूँ कि देखें कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं होगा दिस वे और दैट वे अगर कोई डिसीजन हो जाए। अगर तो ये मुल्क की ये कौम अहम है, अगर इस कौम का मुस्तकबिल अहम है तो मेरे ख्याल में इस हवाले से कोई वाइटल डिसीजन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का एक स्टैंड है, पीपल्स पार्टी के जो बड़े स्टाल वार्ड्स हैं एतजाज अहसन साहब समेत जो इस अदलिया को आज़ाद कराने में बड़े सुरखेल थे, आजकल इसके पीछे पड़े हुए हैं, तो वो ये कह रहे हैं जी हम नहीं लिखेंगे खत, हम खत नहीं लिखेंगे। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का एक स्टैंड है, देन दिस प्राइम मिनिस्टर हैज टू गो द वे द प्रीवियस वन वेंट। लेकिन ये तो बड़ा, लेकिन अब ये तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना, बाहर प्राइम मिनिस्टर को आप इस तरह तो नहीं घर भेज सकते। देखें क्या ये अगर ये घर देखें, ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात है ना। मैं पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पढ़ रहा था, आप हमें ऐसे फैसलों पर मजबूर ना करें जिससे हम आपकी हुकूमतें गिरा दें। भाई ये हुकूमतें गिराने का काम अब सुप्रीम कोर्ट समझती है, ये हम कर सकते हैं। किसी भी डेमोक्रेसी में ये काम अवाम के जिम्मे होता था कि वो वोट के जरिए इक़्तिदार में लाएं और वोट के जरिए इक़्तिदार से रुखसत करें। लेकिन तो ये कह रहे हैं कि अदालत ने तो बड़े रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, इतना वक्त तो दिया है, 2009 में फैसला आया, अब 2012 का एंड हुआ। चलिए मैं इसमें नहीं जाता क्योंकि मुझे भी बुला लेंगे, मैं तो बहुत ही गरीब आदमी, वज़ीर आज़म को बुला सकते हैं तो मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। लेकिन मैं ये आपने पूछा ना इनसे कि होगा क्या, बिल्कुल यही होगा। फर्द जुर्म आज मुझे लगता है कि आयद हो जाएगी, इसलिए कि अपना माइंडसेट देख चुकी है कोर्ट। 2-3 दिन पहले चीफ जस्टिस साहब ने वो एक केस में कहा कि अभी तक राजा परवेज अशरफ के खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं की, रेंटल वो जो पावर प्लांट्स का मामला था, हमने कब कहा है, नैब से कहा उन्होंने कि आप प्ली बार्गेन करें, बल्कि इसमें उनको वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई ना करने की वजह से तौहीन अदालत का नोटिस, तो माइंडसेट सामने है, ये माइंडसेट है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी इस पर एक और आर्गुमेंट ये है कि माइंडसेट तो ये भी है कि अदालत ने जो पिछले बेंच में हुआ है उसमें उन्होंने ये बात की जो पिछली हियरिंग में हुआ है कि भाई कोई रास्ता दरमियानी निकाल लें या इस तरह, तो ये भी सजेशंस तो आ रही थी ना इस तरह की, तो फिर ये इसका दरमियानी रास्ता सिर्फ एक है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 248 जो प्रेसिडेंशियल इस्तिस्ना है जिसकी वजह से पहला वज़ीर आज़म ने ये कहा कि मैं आइन की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, उस पर अपने एक रूलिंग दे दें। ऐसा खत लिख दिया जाए जिसकी जो वर्डिंग है उस पर एतराज नहीं, बात वर्डिंग की नहीं है, खत भी लिखा जाए और काम समीना बात वर्डिंग की नहीं है, बात यह है कि एक सदारती इस्तिस्ना का इशू है जो सुप्रीम कोर्ट उसको हल कर दे, एक उस पर रूलिंग दे दे, अपनी 4-5 दिन उसकी हेयरिंग करे, 2 हफ्ते हेयरिंग करके कि जनाब आप उस वक्त तक इस्तिस्ना नहीं मिल सकता आपको जब तक आप मांगने नहीं आएंगे, एक मामले को क्लियर कर दे, फिर उसके बाद ये मामला सेटल हो जाएगा। यही दरमियानी रास्ता है, बाकी जो दरमियानी रास्ता होगा वो कानूनी नहीं होगा, पंचायती होगा वो। अच्छा, आजम साहब मैं अमेरिका से उनसे बात कर लेते हैं। आजम साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि यहाँ पे वजीर आजम के अलावा और बड़ा इम्पोर्टेंट केस है, वो सलान इफ्तिखार का केस है, सारा उसको भी डिस्कस करें, लेकिन उसको कौन सी वो भी डिस्कस हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो डिस्कस नहीं हो रहा है। नहीं, बात करने दें। जी कीजिए। देखिए मुझे बात करने दें। जी प्लीज। मैंने जो बात की है, मैंने जो बात की है कि उसको कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कानून, एक नया कमीशन बना दिया। उस जैसे कई करप्ट लोगों के केस चल रहे हैं, वो देखें खुदा का कोई खौफ करे, सुप्रीम कोर्ट को कहे कि अब बात आ जाए, अब बस कर दे। इस पाकिस्तान का मजाक हर बंदे ने उड़ाया, पीपल पार्टी ने भी उड़ाया, नवाज शरीफ ने उड़ाया, इमरान खान भी उड़ा रहा है, पब्लिक पे रहम करें। और ये जो एक और बात है, ये जो चीफ जस्टिस साहब है या उनके जो 2-4 साथी हैं, इनको कहें कि आप खुदारा पाकिस्तान के लिए इंसाफ करें, गरीब आवाम के लिए इंसाफ करें, इस्लाम को भी मिसाल बनाएं और अपने जरिए बनाएं, कमीशन के जरिए नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। आजम साहब अमेरिका से हमारे साथ मौजूद है। एक और कॉलर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। कौन सा बात करें, क्या कहना चाहेंगे? मंसूर बात कर रहा हूँ जी लाहौर से। जी मंसूर साहब। काजी साहब, मैंने पहले एक दफा कराची के सिलसिले में आपसे बात की थी, भत्ताखोरी के सिलसिले में। अभी आप थोड़ी देर पहले ये गिला कर रहे थे कि पाकिस्तान में इतने मसाइल हैं, इनके बारे में डिस्कशन कोई नहीं हो रही। काजी साहब, सबसे पहले ज्यादा मुझे दुख जो है वो मीडिया के साथ है कि मीडिया इन लोगों को ज्यादा हाईलाइट कर रहा है कि ये मुकदमे चल रहे हैं, ये आ गया, ये चला गया, राजा साहब छींक आ गई, राजा साहब को ये हो गया, प्राइम मिनिस्टर को ये हो गया। खुदारा आप इन लोगों को जो ये शाम को मुर्गे लड़ाते हैं ना, शाम को अपने टॉक शोज के अंदर, अगर आप इन लोगों को टोटली बंद कर दें, सिर्फ पेट्रोल, खाना, आवाम, इनकी जो तकालीफ है इनके ऊपर डिस्कशन करें, आम आदमी को बुलाएं। आप देखें सिर्फ 3 दिन आप ये करें, सिर्फ 3 दिन तमाम मीडिया ये करे। 3 दिन के बाद ये जितने मुर्गे लड़ते हैं ना शाम को बैठ कर, फिर बाद में बाहर निकल के कह मारते हैं कि आज बड़ा मजा आया गुफ्तगू में,
खुदा की कसम इनकी अपनी मौत आप मर जाएंगे। ठीक लेकिन है। दुख ये है कि मीडिया जो है, मीडिया सिर्फ इन लोगों को हाईलाइट करता है। मेरे जैसे गरीब आदमी को आप बुला के इनके सामने ठीक है, बिठाएं। नहीं मंसूर साहब, आप समझते हैं कि मीडिया का भी इसमें किरदार है। शुक्रिया आपका मंसूर साहब। लेकिन मैं ये दो कहूंगा इंपॉर्टेंट क्योंकि वैसे पॉइंट ऑफ व्यू सामने आए। मुझे एड्रेस किया है, वेरी थैंकफुल टू हिम। मैं बिल्कुल 100% उनसे एग्री करता हूँ और उन्होंने ठीक कहा। और हम अपने प्रोग्राम में ज़ाहिर हम उन खबरों को इग्नोर तो नहीं कर सकते, मगर वो ये ठीक कहते हैं कि ये इशू है। और ये बिल्कुल ऐसी है समीना, जैसे 16th सेंचुरी में जो 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 प्लेज और ड्रामे लिखे जाते थे तो उसका हीरो जो है वो कोई बादशाह या उसका बेटा था। मगर 20th सेंचुरी में हमने देखा कि फिर हीरो कॉमन मैन भी बना, लिटरेचर में भी। मगर अब यूँ लगता है कि तारीख थोड़ी सी फिर पलट के वापस गई है। जब से हमने नजरियाती सियासत की बिसात पलट दिया है, जब से हमने नजरिए को बेदखल और जलावतन कर दिया है, चाहे वो राइट की पार्टियां हों या लेफ्ट की पार्टियां हों, ये सारी जो आलाइशें हैं ये डर रही हैं अंदर। और क्योंकि अब मैं आम आदमी जो है वो नहीं रहा सियासत का मौजू, वो डिस्कोर्स में से बाहर निकल गया है। ज़बानी जमा तफरीक हेडलाइन सुर्खी में, और वो गुफ्तगू में रह गया। उसके अमली मसाइल कोई भी नहीं देख रहा, और वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये तादेर रहने वाला नहीं है। इस तरह से ज़माना लोग देख रहे हैं, और ये यही नहीं, यूरोप और पूरी दुनिया में लोगों को एहसास हो रहा है कि उनके साथ वारदात और रात क्या हो रहा है। उन्होंने बात की अपनी कॉल में पेट्रोल की, फूड की। मैंने अपनी खबर में भी मैं लेके आया हूं कि ये रियासत का बुनियादी फरीजा है कि लोग जो चीजें खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो इंश्योर करें कि वो सेहत के असूलों के मुताबिक है। मैं लाहौर शहर की बात करता हूं, मैं किसी देहात की बात नहीं कर रहा। यहां पर इन्होंने पंजाब फूड अथॉरिटी बनाई, उसने काई साहब उसके लिए इन्होंने बजट रखा 700 मिलियन रुपीस का। समीर साहब, आपकी स्टोरी की तरफ आते हैं, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं, तो देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। बयान नहीं कर सकता कि फिल्म में क्या है। जिन लोगों ने फिल्म देखी है, मेरा ख्याल है कि वो उसके बाद शायद ही बर्दाश्त कर सकें कि इसमें कोई ऐसी चीज़ ना रही हो जिसको मतलब कोई जज्बात में आके आदमी इसकी जो कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है। जैसे अब ये बता दीजिए, आप इत्तेहादी जमात होने के नाते हुकूमत को खत लिखने के हवाले से क्या मशवरा दे रहे हैं, क्या बातचीत आपकी हो रही है, और कब तक ये मामला जो है वो हल हो जाएगा? इसका मशवरा रात प्रवेश साहब गए हुए थे, तो मशवरा होता रहा, लेकिन उसके मतलब अभी आज बात की जाएगी। तो फैसला हुआ? तो फैसला तो जो भी होगा अदालत के जरिए होगा, जो भी फैसला होगा। तो क्या हाल आप तजवीज़ करेंगे इसका, क्या इत्तेहादी क्या हाल तजवीज़ करते हैं? इत्तेहादी तो कहते हैं किसी न किसी तरीके से किसी न पैसा होना चाहिए, पैचअप होना चाहिए। हुकूमत का भी यही ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान ये तमाम हालात के दरमियान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि कोई दरमियानी रास्ता निकलना चाहिए। वे दरमियानी रास्ता उन्होंने सही कहा, दरमियानी रास्ता जो है वो दरमियान वाला ही होता है, उसको दरमियानी रास्ता कहते हैं। लेकिन देखें, वही जो कॉलर बात कर रहा था ना, हम किस पे फोकस कर रहे हैं। यानी ये एक मीडिया की एक प्रॉब्लम बन गई है कि फौरी तौर पर अवाम की बात हो भी रही हो तो बीच में कोई वो शहजादा आ जाएगा तो उस पर बात चली जाएगी। खैर, मैं कमिंग बैक टू दैट स्टोरी, 9 बंदे हैं उस अथॉरिटी के, उनके पास कोई लेबॉर्ट्री नहीं है। जुलाई में काजी साहब उन्होंने 300 सैंपल्स लिए जो बाहर मार्केट में दूध बिक रहा है, घी बिक रहा है और कुछ खाने पीने की अशिया। उन्होंने सिटी डिस्ट्रिक्ट फूड लैब को वो भेज दिया। सिटी डिस्ट्रिक्ट फूड लैब ने कहा जी हम तो इनको टेस्ट नहीं कर सकते, आपने अभी रेफरेंस ही नहीं तय किए कि आपके टर्म्स एंड रेफरेंसेस क्या हैं। जो डीसीओ का ऑफिस है वो कहता है हमें नहीं पता कि कब ये मामला होगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी हो जाए। जुलाई के वो सैंपल पड़े हुए। आप ये देखें कि गुज़श्ता 3-4 महीने में, उससे पहले भी ऐसी सूरत हाल होगी। अब तो बाकायदा तौर पर यह कंफर्म हो गया कि जो लाहौर में शहरियों को चीजें मिल रही हैं, उनको ये देखने का, उनकी चेकिंग का कोई सिस्टम इन प्लेस नहीं है। तो ये आप फूड दे रहे हैं लोगों को, ये आप खुराक दे रहे हैं लोगों को। खुराक तो आप जो दे रहे हैं सो दे रहे हैं, मौत भी तो दे रहे हैं। टारगेट किलिंग की आपकी आज एक स्टोरी है बड़ी। अच्छा, मैं एक बात आपसे ये करना चाहूंगा कि फिगर्स तो हम देते हैं, मसलन 2012 में जो है वो 1054 लोग मर गए टारगेट किलिंग में, 2011 में 1724 है। ये फिगर्स भी बड़ा जालमाना खेल है। आज मैंने एक स्टोरी देखी एक बच्ची की, और उस बच्ची की नहीं पूरे ख़ानदान की, जिसमें एक छोटी बच्ची 3 साल की, फिर उसकी दादी और उसकी माँ ने अपने मियाँ को टारगेट किलिंग का निशाना होते देखा। पहली बात तो ये कि एक बापर्दा औरत नूरजहां बेगम जो उसकी माँ थी, पहली दफ़ा ज़िंदगी में वो नंगे सर और नंगे पाँव बाहर निकली कि लोगों से कहा हो मेरे बच्चे को बचाने की कोशिश करो, और खौफ के मारे अहले मोहल्ला नहीं आए। और उसके बाद जो सबसे तकलीफदेह बात है वो ये कि वो जो 3 साल की छोटी बच्ची है, उसकी इस वक्त कैफियत ये है कि अगर कोई उसकी तस्वीर भी खींचना चाहे तो वो चीख उठती है और कहती है मुझे मत मारो, मेरे बाबा को मत मारो।
उसे लगता है कि उसका कैमरा उसको टारगेट कर रहा है। तो मैंने जब ये आज स्टोरी पढ़ी और ये फिगर्स देखी तो ये तो एक कहानी है जो मैं समीना सामने लेके आया। ये सब कहानियां हैं, ये सब उस तकलीफ की कहानी है। मगर कोई बात नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे रहमान मलिक साहब, हमारी यशोई करके फिर चले जाएंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे, देखेंगे कौन बनेगा वजीर आजम, कौन बनेगा करोड़पति। यही कहानी यहाँ चलती रहेगी। इसमें एक बंदे का और कमेंट है जिसने अपने बाप को मरते हुए देखा, तो वो कहने लगा कि कोई इमाम, उनका नाम था जो मारे गए इमाम गुलाम मोहम्मद अमीन, तो उनका बेटा आरिफ कहता है कि इन गलियों और महलों में जो मवेशी फिर रहे हैं वो ज्यादा महफूज है इंसानों से। आपने महफूज होने की बात की, वो मवेशी ज्यादा महफूज है इंसानों से, हम इंसानों की निस्बत। ये कोई इश्यूज नहीं है, देख लेंगे, हम खुद देख लेंगे अवाम उठ के किस ये इश्यूज आप कर लें पहले। तो ये मैं आपको एक कहानी, एक बच्ची की कहानी में लेके आया हूँ, 3 साल बच्ची की कहानी, कि जो अब फोटो खिंचवा नहीं सकती उसे, और फोटो और वो कोई चीज एम करे तो उसे लगता है, कहती मेरे बाबा को मत मारो, मुझे मत मारो। ये भाई साहब, और जो सहाफी इस तरह की चीजों को बेनकाब करते हैं वो भी फंस जाते हैं। आप कोयटा में देखे ना, कोयटा की जो आप बात कर रहे थे, ये जो कहानियां सुनाई है ना काजी साहब ने, ये कहानियां नहीं है, ये जिंदा लोगों की दास्तान है। वो जो जुल्म दर्द है उनका, उनकी तकलीफ है। ये देखिए, खुद अगर काश कि हमारे हुक्मरान जो हैं या अरबाब इख्तियार उस दुख को, उनका थोड़ा सा भी उनको एहसास हो सके, जिनके प्यारे उनके आंखों के सामने ज़िबा कर दी जाते हैं, उन पर क्या गुजरती है। यही काजी साहब ने बहुत सही बात कही कि फिगर बयान करते हैं ना, तो अब वो कोयटा की बात रह गई। उसमें उस औरत ने ये कहा कि हम दिन भर तो रोते रहते हैं और रात भर खौफ में रहते हैं कि हम जो बच रहे हैं, जस्ट इमेजिन कि एक वो मंजर उन्होंने देखा, लॉस हो गया, उसका मातम जो सारी जिंदगी उनके साथ रहेगा, और सर पर वो खौफ के साए कि क्योंकि खास फिरके से उनका ताल्लुक है तो उनको लोग आके मार जाए। इस तरह लोग जिंदगी जो है बसर कर रहे हैं। कोयटा की मैं बात करना चाहती थी, मैं जो ये तो उन लोगों की कहानी इन्होंने सुनाई जो बेचारे गलियों में मारे जा रहे हैं। अब जो उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको उनकी कहानी सुनाता हूँ। कोयटा खास तौर पर बलूचिस्तान एक ऐसा जगह है जहाँ पर काजी साहब बहुत ज्यादा कत्ल गारत कुछ गुज़श्ता चंद सालों से जारी है, और सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो सहाफ़ियों के लिए है। वहाँ पर अब से जो खबरें आ रही हैं, सहाफ़ियों को क्या कहा जाता है, एक प्रेस रिलीज आती है या इन्फॉर्मेशन आती है, कोई जो ग्रुप है, बैंड ग्रुप है, मसलन लश्कर जंगवी होगा या बलोच लिबरेशन आर्मी होगी या कोई भी, वो कहेगा जनाब आप इस प्रेस रिलीज को इसी तरह जारी करेंगे, जो हमने गाली दी है, जो हमारा मौक़िफ़ है, बिल्कुल इसी तरह जाएगा। दूसरी जानब, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप गोली खाएंगे। और दूसरी जानब सरकार क्या कहती है, आप ये जो मौक़िफ़ आया है, ये जो बैंड आउटफिट्स हैं, ये जो जिन पर पाबंदी लगाई जा चुकी है, इनके आप जो बयानात हैं वो अखबारों की जीनत नहीं बनाएंगे, वो आप टेलीविजन पर नहीं चलाएंगे। वहां पर उन्होंने ये कानून बना दिया, अगर आप चलाएंगे इस बात को, इनको, तो फिर आप जेल जाएंगे। और वो क्या करें? अब वो क्या करें? यानी एक तो ये जुल्म हो रहा है गलियों में, और दूसरा जुल्म ये है कि जो इस जुल्म को बताना चाहते हैं उनको ये कहा जा रहा है कि या गोली खाओ या जेल जाओ। तो ये एक सारी की सारी जो डिटीरियोरेशन है, ये काजी साहब किस तरफ हमें लेके जा रही है? देखिए ये हमें किस तरफ लेके जा रही है, इस तरह ये सुप्रीम कोर्ट में जो वाकया हुआ था कि मुद्दई आप बता रहे थे कि उधर, अब वो तो सभी साहब ने वो कर भी दिया। तो मैंने कहा ये जो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं पैटी, देखिए ना, जब अदवार जब गिरते हैं, हमें यकीनन गिरे हुए ऐद में, हम ये उठा हुआ ऐद बिल्कुल में से माने, तो फिर हमारे इश्यूज पैटी हो जाते हैं, लोग छोटा सोचने शुरू कर देते हैं। लोग देखें, किसी ने कहा था कि इंसान का मकसद हो तो वो खुद बड़ा हो जाता है, इंसान का मकसद छोटा हो तो वो खुद छोटा हो। ये हम इस तरह, अब एक तरफ जिहादी आउटफिट है, सरकार जो है वो बेचारी जितना करना चाहिए कर रही है, कोशिश भी कर रही है, हम भी चाहते हैं कि वो कुछ करे, और ये जो ये इस टारगेट किलिंग को और इस चीज को वो रिमूव करे, एंड वी वांट टू हेल्प देम आउट के इसमें। लेकिन क्या उनमें एहलियत है, करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते ना? काजी साहब उनमें विल है ना, उनमें कैपेबिलिटी है, प्रायोरिटीज नहीं है, प्रायोरिटीज भी नहीं है। और उनमें सबसे बड़ी एक बात होती है, विल आपके पास हो, वो जब तक आप सियासी मसलेतों से बाहर नहीं निकलेंगे तो उस वक्त तक वो उसको खत्म नहीं करेंगे। और इसके लिए पूरे हर जो स्टेक होल्डर है उसको उसमें अपना हिस्सा लेकिन इसमें एक बात तो है ना समीना, बात ये है कि अगर आप सियासत को कारोबार समझ के करेंगे, हुआ ये है कि अब हमारी पूरी स्पेक्ट्रम में चंद एक लोगों को छोड़ के तो यूं लगता है कि जैसे ये सब कारोबारी हजरात जो अपना कारोबार करते हैं साथ सियासत का कारोबार भी करी जा रहे हैं।
अभी कल हम टीवी पे एक प्रोग्राम देख रहे थे, एक साहब ने कहा कि ओ जी आपने तो अलाइट बैंक का कर्जा खा लिया। उसने कहा जी आप तो पंजाब गवर्नमेंट में बैठे हैं, आपने तो सारे कर्जे दोनों सच कह रहे थे, दोनों सच कह रहे थे गालबन, ठीक है। और फिर थोड़े से वो ठंडे भी हो गए कि यार इस पे 16 यार ये तो हमारा अपना, हमने अपने आप को नंगा कर दिया। असल क्या है, देखिए आप रियासत में जो तरतीब और तंजीम पैदा करते हैं वसाइल से करते हैं ना। आपको ट्रांसपोर्ट चलानी है, ट्रांसपोर्ट क्या कोई फूक मारने से तो नहीं आ जाती ना, खरीदनी पड़ती है, उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है। इसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए आपको एक खुशहाली पैदा करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी जो चोरी चकारी की बड़ी वजूहत आपकी बेरोजगारी भी होती है। अब मिसाल के तौर पे मैं जाते जाते इस खबर का भी जिक्र कर दूं, शायद टाइम कम होगा। ये जो 3883 विलेजेस जो हैं वो इनंडेट हुए और ये तकरीबन कई लाख एकड़ पे, यानी कि इनंडेट आप कह रहे हैं कि ज़ेरे आब पानी में डूब गए। हमारे बहुत सारे लोग ऐसा अंग्रेजी नहीं समझते, सही फरमाते हैं। ज़ेरे आब आ गए, 70,000 मकानात जो हैं वो डैमेज हुए हैं। और ये अब उन लोगों को जब खाने को नहीं मिलेगा, उनको रहने की जगह नहीं होगी, उनकी रोजगार सारा खत्म हो गया तो वो क्या करेंगे? फिर वो चोरी चकारी करेंगे। इस सबूहाली में रिट कैसे पैदा होगी? सही है। जब आप एक जगह को एक इकोनॉमिक वीराने में बदल रहे हैं, एक इकोनॉमिक वेस्टलैंड जिसे आप कहते हैं, या माशी वीराने में अगर आप बदल दें तो माशी वीराने में से जुर्म पैदा होता है। आपकी जब रिट कैसे पैदा होगी आपकी? तो ये इधर हमारा कोई तवज्जो नहीं है। सेल्फ इनरिचमेंट का ये आलम है कि यहाँ 100, 200, 250 आदमी ऐसा होगा जो इस रियासत से 10 दफा ज्यादा अमीर है, ठीक है। वो अमीर होने में कोई हर्ज नहीं है, मगर वो अपने अमीर होने की जो एक तरीका है, जो ले डाउन तरीका होना वो हमें बताए ना, और वो किसका होगा आप निकाल के देख लें। तो ये है इशू। एक कॉलर हमारे साथ हैं, सरमद साहब वजीराबाद से, काफी देर से होल्ड पर, उनसे बात करते हैं। सरमद साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मैं एक मजदूर हूँ और मैं अभी देख रहा था कि वो मंसूर साहब की बात कर रहे थे लाहौर से, तो यकीन करें वो बिल्कुल सही बात कर रहे थे। क्योंकि आज क्या हाल हो गया है, ये आटा इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, लेकिन कोई वाम की बात नहीं करता। प्लीज, आप ये टॉक शोज में देखता था बड़े शौक से, लेकिन आप मैंने देखने बंद कर दिए। क्यों? इसलिए कि आप इन नुमाइंदों की दिखाते हैं बार बार हमें लेके आए, हम अवाम इनके सामने दिखाएं ताकि हम अपना मसले इनके सामने रखें। ये जालिम लोग हमारा बड़ा गर्क कर रहे हैं, खुदा के लिए कुछ खौफ करें। आप यानी आपके जरिए हमने बात अपनी पहुंचानी है ना, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सभी साहब से भी, सही साहब से, समीना साहब आपसे भी, प्लीज आप हमारा मसला इन लोगों के सामने रखें। सरमद साहब, हमारी कोशिश यही है इस प्रोग्राम के तवसुत से भी कि आवाम की बात की जाए, और हमारे दोनों पार्टिसिपेंट आप देखें, मैं अब उसकी आवाज में, स्कॉलर की आवाज में दर्द, उसने कहा हमारे पास फूड नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है, और हमारी को बात ही नहीं करता। यानी वो बात, ये तुमने पंजाब बैंक से इतने ले लिए, तुमने उससे इतने ले लिए, तुमने ये कर दिया, जो असल अवामी इश्यूज है उनकी जानिब को बात ही नहीं कर रहा। क्योंकि ये सब इश्यूज बनाए इसलिए गए हैं कि अवामी इशू पर बात ना हो। और उसमें मैं कॉलर से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि जो मीडिया है वो बहुत सारी उसकी अच्छाइयां भी हैं, लेकिन एक चीज जिसमें हमें इंप्रूव करने की जरूरत है, ज्यादा आगे आने की जरूरत है, वो यही है कि अवामी मसाइल डिस्कस करें और उसके साथ कुछ थोड़ा सा रिसर्च करके उसका कुछ हल भी प्रपोज करें। सिर्फ गुफ्तगू से मामला हल नहीं होगा, और ये उस वक्त तक समीना नहीं होगा जब तक सियासत जो है वो ठेकों का असूल का जरिया बनेगी। बड़े बड़े नेक लोगों के, बड़े बड़े जो है ना, बड़े बड़े दानिशवर जो हैं, किसी के पास एलपीजी का ठेका है, अंदर जाके ठेके लेने के अलावा कोई काम नहीं है, ठीक है। और साथ गुफ्तगू ऐसे करते हैं जैसे अवाम का ठेका इन्होंने ले रखा है। असल में मसला क्या है कि अवाम के माशी हकूक अगर आप रेस्टोर नहीं करते तो कितनी देर ये अवाम की बात करें। एक और अवाम से ही एक बंदा, आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पे, उनसे बात कर लेते हैं लाहौर से। जी आसिफ साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर आसिफ महमूद जो बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। और मैं काजी साहब ने जो इंट्रो में कहा ना कि अवामी मसाइल पे किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं जी कल सुबह वापस आया हूँ। रोजान, राजनपुर और डेरा गाजी खान में अपनी टीम के साथ हम गए हुए थे। हमने जो वहाँ मिजरी, जो सूरत हाल देखी है, और सरकारी इदारों की कोई दिलचस्पी नहीं है। लोग बीमार हैं, बुरा हाल है। 50% से ज्यादा लोगों के पाँव जो है सूजे हुए थे, और स्किन इन्फेक्शन था, कंजक्टिवाइटिस था, पेट की बीमारियां थी, और किसी को कोई खबर नहीं है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। अब वहाँ मैं आपके साथ भी गिला है कि वहाँ मीडिया की कोई प्रेजेंस नहीं थी, कोई मीडिया नहीं था जो उन गरीबों का हाल देखता। वो सरदारों के इलाकों में 11-11 फुट पानी था। मरूम फरूक लगारी के गांव में हम गए, छोटी जीरी में परसों, तो वहाँ हजारों लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, किसी के पास टेंट है, किसी के पास नहीं है। 5000 मरीजों का हमने इलाज किया और उनको देखा, उनमें से 50% स्किन इन्फेक्शन में है। टाइफाइड की मैं आपको ये वार्न कर रहा हूँ, ब्रेकआउट होने वाली है। मैंने सबको खत लिख दी है
कि अगर वैक्सीनेशन नहीं करेंगे और डेथ आएगी और मिजरी आएगी। ठीक है। पिछले सलाम में हमने देखा था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जाके 500 घर बनाए और लोगों का ख्याल किया। तो इस दफा चूंकि वजीर आला नहीं है, चलिए शुक्रिया आपका आसिफ साहब, आपका मौक़िफ़ पहुंचा कि आवाम की बात हो रही है। देखिए जो उन्होंने बताई है कि टाइफाइड की ब्रेकआउट अलार्मिंग सिचुएशन, ये अवामी मसाइल। अच्छा मैं उन्होंने जो बात कही लोगों ने सुन ली और बाब इख्तियार ने भी सुन ली होगी। मैं एक बात ये आखिरी खबर अर्ज करना चाहता हूँ जस्ट इन 30 सेकेंड्स। यूट्यूब का मामला, ये जो गुस्ताखाना फिल्म बनी, अब आप देखें काजी साहब कि जो लीबिया, मिस्र, इंडिया में तो पाबंदी लगा दी, यूट्यूब ने उसको उतार लिया, पाकिस्तान में इनकार कर दिया उतारने से, और ये कहा कि जी उन ममालिक के हालात ऐसे थे। भाई पाकिस्तानी तो सरापा एहतजाज बने हुए हैं, जुलूस निकल रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, तो क्या ये चाहते हैं कि लोग सड़कों पे आके बिल्कुल आग लगाना शुरू करें, बर्बाद करें, तो तब वो पाबंदी लगाएंगे? ये है एक वेस्ट की हिपोक्रेसी, जिसकी वजह से फिर गवर्नमेंट को ये फैसला करना पड़ा कि यूट्यूब मुकम्मल तौर पर बंद हो। उससे बड़ा नुकसान भी हुआ है, कुछ लोग बिजनेसेस यूट्यूब से के जरिए होते थे, लेकिन बहरहाल ये एक हिपोक्रेसी थी जो मैं बात करना चाहता हूं। ठीक है, इसी वजह से फिर है कि आग भड़क उठती है और फिर जो आग लगती है तो फिर मुजाहिरे होते हैं। आग की बात हो रही है तो आपको एक ताज़ा खबर भी दे दें कि लाहौर में हॉल रोड पर वाक़ एक प्लाजे में आग भड़क उठी है, और ये आग क्यों लगी है, कैसे लगी है, इस बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बताया जा रहा है कि एक प्लाजा है हॉल रोड पर जहां पर ये आग लगी है और इसको बुझाने के लिए कोशिशें भी इस वक्त जारी हैं। मनाजिर ताज़ा तरीन देख सकते हैं, रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंच चुके हैं और धुआं अंदर से अभी तक उठता दिखाई दे रहा है। कोशिश कर रहे हैं रेस्क्यू एहलकार के फौरी तौर पर इस आग को बुझाया जा सके ताकि कोई मजीद नुकसान ना हो। बहुत ही कारोबारी लिहाज से देखा जाए तो एक अहम रोड है ये हॉल रोड, जहाँ पर बहुत सारे प्लाजे हैं, बिजनेस है, कमर्शियल एरिया है ये तमाम, और सारे प्लाजे आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो नुकसान का अंदेशा है। बहरहाल कोशिश की जा रही है कि इस आग को मुकम्मल तौर पर बुझाया जा सके और रेस्क्यू एहलकार इस वक्त अपना काम कर रहे हैं। इससे मुतालिक तो आपको आगाह करते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त भी हमारा यहीं पर ख़त्म हो रहा है, और समी साहब आपका भी शुक्रिया, काजी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, काजी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, समी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन प्रोग्राम आपने देखा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।